को कवित्री को सुना है, मगर विषय के अनुरूप आपने बहुत सारे ऐसे कविताएँ लिखी है, स्लोगन लिखे हैं, आयुर्वेद के लिए भी लिखे हैं, अनेक जन जागृति अभियान में भी लिखे हैं, वो वास्तव में काबिल-ए-तारीफ़ है। आप ऐसे ही जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे, ऐसी बहुत सारी शुभकामना है। आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं आपको आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अवंतिका शेखावत। धन्यवाद मैम। नमस्ते। आप सभी को नमस्कार। एम आई ऑडिबल मैम? यस बेटा, यस। आप सभी को नमस्कार। मैं वैद्य अवंतिका शेखावत आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वस्थ भारत समर्थ भारत के स्वप्न को मन में संजोकर विश्व आयुर्वेद परिषद NIA जयपुर इकाई 21 नवंबर 2015 से प्रत्येक शुक्रवार को व्याख्यान का आयोजन करता आ रहा है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करने की ओर किए जा रहे निरंतर प्रयास है। ये प्रयास हम छात्र इससे हमेशा ही लाभान्वित रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज इस व्याख्यान माला का इस शुक्रवार 29 जनवरी को 279वां 279वां व्याख्यान होना है। आज की हमारी मुख्य प्रवक्ता माननीय डॉक्टर मनीषा खत्री मैम, लेक्चरर PG डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र से हैं। आज के व्याख्यान का विषय आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ स्किन डिसऑर्डर रहेगा। वर्तमान समय में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विषय जो हम सभी छात्र इसको जानने हेतु हमेशा जिज्ञासु रहते हैं, वो स्किन डिसऑर्डर जो त्वचागत विकार है। जिस तरह की जीवन शैली हम सब अपना रहे हैं, उसकी वजह से अनेक प्रकार के जो त्वचागत विकार होते हैं, इनके बारे में जानने की इच्छा हमें हमेशा ही हम सभी छात्रों को रहती है। मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगी, इस विषय पर आपने अपना ध्यान आकर्षित किया और हमारे लिए माननीय डॉक्टर मनीषा खत्री मैम का ये लेक्चर आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में रखा। ये एक इसका जो आयुर्वेदिक अप्रोच है, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ स्किन डिसऑर्डर, आज मैडम हम सभी से साझा करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं डॉक्टर दीक्षा कटूरिया से निवेदन करूंगी कि धन्वंतरी वंदना के साथ हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। Thank you so much, Dr. Avantika. Namami Dhanvantarimadhidevam Surasure Vandita Pad Padma Loke Jararo Bhayametyunasham Dataramisham Vividoshidhinam Vata Avanivari Vahani Panch Prapanchatmak Deha Bhajam संताप जरा ज्वरांतकं नमामि धन्वन्तरिमा नवीन नीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर दीक्षा कटूरिया। कार्यक्रम में भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद लेते हुए इस व्याख्यान माला की मुख्य प्रवक्ता मैडम डॉक्टर मनीषा खत्री के उद्बोधन से पूर्व, जैसा कि पूर्व भी जो व्याख्यान हुए हैं उसमें माननीय वैद्य विरल भाई शाह जो MD स्कॉलर रहे हैं, जिन्होंने अपनी MD द्रव्य डिपार्टमेंट जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से करी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी और आग्रह भी करना चाहूंगी कि आप जिस प्रकार प्रत्येक शुक्रवार के व्याख्यान में एक द्रव्य परिचय हम सभी से साझा करते हैं, आज मैं भी आपसे अनुग्रह करूंगी। सर, ओवर टू यू सर। नमस्कार सभी आदरणीय वैद्यगण, सभी विद्यार्थी मित्रों। लास्ट टाइम हमने इंद्रव्यों के बारे में बताया था कि इंद्रव्यों का यौकुट तैयार करना चाहिए, उनका चूर्ण, उनका माइक्रो पाउडर तैयार करना चाहिए। दोनों हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन उसको प्लास्टिक कंटेनर में उसको एक अच्छी तरह प्रिजर्व करना चाहिए। इंद्रव्य अच्छी तरह प्रिजर्व नहीं होते तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस तरह का ये प्लास्टिक कंटेनर है, तो उसमें एक साथ 20-30 ग्राम के उसके पैकेट करने चाहिए,
ज्यादा पैकेट नहीं करने चाहिए, 20-30 ग्राम के पैकेट ऐसे करने चाहिए। और फिर उसको 3 लेयर में उसका पैकिंग करके फिर उसको ऐसे प्लास्टिक कंटेनर में उसको पैक करना चाहिए। जैसे ऐसे कंटेनर है तो ऊपर से थोड़ा सा नैरो है, नीचे से चौड़ा है, किस तरह से इंद्र बिगड़ जाते हैं। इंद्रयोग, गोक्षु, कंटकारी और बहुत सारी वनस्पतियां अच्छी तरह प्रिजर्व नहीं होती है तो बिगड़ जाते हैं। तो उसका ये हमें खास ध्यान रखना। इंद्रव्यूह के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बात भावप्रकाश में लिखी गई है कि त्रिदोषज्ञ है तो बहुत सारे एबनॉर्मल सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं। बहुत सारे ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। पैथोलॉजी, बहुत सारे पैथोलॉजी रिपोर्ट्स को वो नॉर्मल कर सकते हैं। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल में तो उपयोगी है। और बहुत सारी त्रिदोषज्ञ का मतलब ये है कि वायु को, एबनॉर्मल गैसेस को भी न्यूट्रलाइज करते हैं। ये तिक्त रस है वाली औषधियाँ है, तो ये तिक्त रस वाली औषधियाँ लीवर और पैंक्रियास पर भी ये बहुत अच्छा काम करती है, उनको भी मॉडिफाई करती है। तो ये कामला में भी अन्य औषधि के साथ उपयोगी। वैसे ऐसे श्लोक में नहीं बताया कि ये कामला नाशक है, लेकिन जो तिक्त रस वाली है वो उसमें काम आ सकती है। तो कामला में दोनों प्रकार के कामला, शाकाशित कामला और कोष्ठाशित कामला, तो अन्य अन्य औषधि के साथ ये काम आ सकता है। और स्त्रोत से अवकाश कर, एक बहुत बड़ी बात तिक्त रस के बारे में है कि स्त्रोत से अवकाश कर, यानी कि बहुत सारे इन्फ्लामेशन, बहुत सारे कैंसर में इस तरह की वनस्पतियां काम में आती है। और कैंसर की ट्रीटमेंट में, कोई भी कैंसर का मरीज है उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो जब ट्रीटमेंट में रुकावट तभी आती है कि जब उसको बीच में ज्वर आ जाता है, कोई कारण इन्फेक्शन लग जाता है, ज्वर आ जाता है, तो अब उसमें रुकावट आ जाती है। कोई क्रॉनिक कोलाइटिस का पेशेंट है, कोई क्रॉनिक उदरसन का पेशेंट है बहुत लंबे, उसमें भी ये रुकावट यही आती है। लेकिन ऐसी औषधि मिल जाए जो ज्वरक न है और फिर एंटी कैंसर भी एक्टिविटी भी है, ऐसी औषधि हमें मिले तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से गुल्म में भी, जो गुल्म पर भी काम करे और ज्वरक न भी है, ऐसी औषधि मिले तो अच्छा काम है। तो ये इंद्रियों के साथ तिक्त औषधि वाली औषधि का काढ़ा और ये सब चूर्ण बहुत बेहतरीन काम आता है। ये ज्वर, रक्त अतिसार में, अतिसार रक्तार्स में उपयोगी है। कुष्ठ विसर्प में भी उपयोगी है। उसका मतलब है कि ये लसिका, रक्त रस, रक्त धातु पर भी उपयोगी है। विस्फोट रूप में इंद्रियों के सूक्ष्म चूर्ण तंडुलों के साथ लेप करने का लिखा गया है बृहत्त्री में। इंद्रियों से सिद्ध किया रक्त अतिसार में उपयोगी है। पीतरसन में इंद्रियों का अष्टगुण से स्वाद उपयोगी है। रक्त पित्त में इंद्रियों से सिद्ध किया द्रुत सेवन करना चाहिए। इसका मतलब ये कि सर्वाइकल कैंसर, ओवराइन कैंसर, सिस्ट और गुदा में, रेक्टल कैंसर, कॉलन कैंसर में उपयोगी है। राजविद रंजीत राय देसाई अपनी वो लिखते हैं कि पक्वाशय में भी पुरुषाग्नि होती है। जैसे जठराग्नि होती है, धात्वाग्नि होती है, ऐसे पुरुषाग्नि होती है। ये जो अग्नि होती है पक्वाशय में, वो द्रव गुण का शोषण करके करती है और इस तरह की व्याधि, अतिसार और ऐसी व्याधियों को ठीक करती है। तो पक्वाशय, गुद, गर्भाशय, योनिगत व्याधियों में, गुप्त रोगों में ये औषधि काम आती है। इंद्रियों को कभी बाजार से न ले, हो सके तो अपने खुद ही बनाए कोई औषध, कोई भी डायरेक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से भी न ले, वैद्य की सलाह के अनुसार ही लेना कर रखा है। खुद इंद्रियों की प्रिपरेशन बनना है, क्योंकि विषम भवती अमृत कल्पनानि प्रयुक्तानि यथा विधिं च। विष को भी यथायुक्त प्रयोग करते तो वो अमृत हो जाते हैं, और अमृत को भी अयथायुक्त उपयोग करते तो विष हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी औषधि है, लेकिन अयथायुक्त उपयोग करने से वो नुकसान करता है। तो हमेशा वैद्य के सलाह के अनुसार ही ले। आज का औषध मैं लाया हूँ, ये गोरख मुंडी है। गोरख मुंडी एक बेहतरीन औषधि, एक संजीवनी है। गोरख मुंडी है बिल्कुल एक संजीवनी औषधि है। लेकिन ये एक शुभ होता है 1.5-2 फुट का जमीन में फैला हुआ, खेतों में फैलाया हुआ, प्राय जलप्राय भूमि में, तालाब के सरोवर के आसपास की भूमि में। स्पेरेंथेस इंडिकस इसका नाम है और ये कंपोजिटिव फैमिली का है। ये कंपोजिटिव फैमिली का ये खासियत है कि उसमें पुष्प नहीं रहते, पुष्प का गुच्छ का समूह रहता है। ये सूरजमुखी है, भृंगराज है, भृंगराज एक्लिप्टा अल्बा, ये स्पेरेंथस इंडिकस, तो ये सब उसका जो पुष्प का गुच्छ रहता है, ये उसमें इसमें ये मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर
इसमें से श्वेत रोमकूप है, और श्वेत रोमकूप की माला है, इट्स व्हाइट हेयर्स सब दिखाई देते हैं। और ये जो उसके जो रूट्स होते हैं, ऐसे ये जो रूट्स होते हैं, रूट्स में से ऐसे कई बहुत सारी शाखाएं मिलती है। जैसे शंखपुष्पी में का लेटिन नाम है कनोलेलस प्लूरिकॉलिस, प्लूरी में यानी मैनी, और कॉलिस मीन्स स्टेम। तो एक साथ कई प्रकार के स्टेम आते हैं, लेकिन इसमें भी ऐसा ही है कि बहुत एक साथ बहुत सारे स्टेम आ जाते हैं, और एक ही जगह से बहुत सारे निकलते हैं। ऐसे देखिए, इस रूट्स में से ही ऐसे निकलते हैं बहुत सारे स्टेम। तो ये सुतली जैसे उसे उसकी शाखाएं निकलती है, और इसके जो लीव्स होते हैं, और लीव्स ऊपर की तरफ से चौड़े होते हैं, नीचे की तरफ से थोड़े से संकुचित रहते हैं, और उनकी दंतुर धाराएं होती है। और और उसका जो पिट्यूल होता है वो थोड़ा सा कम होता है, अल्टरनेट लीव्स होते हैं। और इसको सूखने पर इजीली ऐसे ब्रेकेबल हो जाते हैं, उसके फाइबर्स इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं, और उसकी विशिष्ट सुगंध आती है, इसकी खास प्रकार की विशिष्ट सुगंध आती है। और प्राय उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि उसके जो शाखा के ऊपर है इस तरह के पुष्प गुच्छ होता है, कंदू की होती है पुष्पों की, उसमें पुष्प ये अपक्व होते तो हरे रंग के होते हैं, और पक्व हो जाते तो जामुनी रंग के, ऐसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और बहुत अच्छा दिखाई देते हैं। इस तरह का दिखाई देती है, सरोवर के आसपास दिखाई देते हैं। ये प्राय ये औषधि के आसपास बोई आम्ल की ये बोई आम्ल की भृंगराज जैसी वनस्पतियां होती है। और उसके आसपास जब गांव में जाते हैं तो ये सरोवर के आसपास ही होती है। तो आप खास ध्यान रखें कि जहाँ पे अशुद्ध जगह हो वहां पे नहीं, खासतौर पे ऐसी जगह पर भी कई बार हो जाती है जहाँ पे मल मूत्र का शौच किया गया हो, ऐसी जगह से ना ले, बहुत अच्छी जगह से लेना रखें। और ये बस बारिश के बाद आना चालू हो जाती है। ये करीब फरवरी मार्च महीना तक मिलती है, और मार्च में अप्रैल महीने में जाते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल से कुछ छोड़ मिलते, कुछ उसके सूप मिलते हैं। तो ये बेहतरीन औषधि है, और उसकी संजीवनी बन बन सकती है। लेकिन उससे पहले मैं ये भी कहता हूँ कि बुधवार को एक ये वनस्पतियों पर ग्रह नक्षत्र का इतना बड़ा प्रभाव रहता है, तो कि एक वनस्पति का नाम सोम नाम की वनस्पति। तो सोम नाम की वनस्पति क्यों बताया गया कि उस पर चंद्र पर की इतनी असर रहती है कि पूनम के दिन उनके 15 पत्ते रहते हैं, और जैसे ही पूनम चली जाती है तो फिर एकम आती है, द्वितीय तृतीय तृतीय तिथि आती है, तो ज्यो ज्यो एक 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 तिथि तो एक एक पत्ते कम होते जाते हैं, और अमावस के दिन बिल्कुल एक भी पत्ते नहीं रहते। फिर अमावस के दिन पत्ते नहीं रहते, फिर शुक्ल पक्ष चालू होता है तो शुक्ल पक्ष के पहले दिन एक पत्ता, दूसरे दिन दो से, इस तरह से। तो ये मानना पड़ेगा वनस्पति पर कितना रहता है उसका प्रभाव, वनस्पतियों पर और हमारे प्राणियों पर कितना, मनुष्यों पर कितना प्रभाव रहता है। तो कल बेहतरीन अवसर समय रहा था। कल पुष्य नक्षत्र था, गुरु पुष्य नक्षत्र और पूनम का दिन था, बिल्कुल अच्छी चीज है। आपके आसपास आपको जो भी वनस्पति तोड़नी है तो तोड़नी, हमें को भी तोड़नी थी, कुछ गुड़ुची तोड़ना था तो कल तोड़ लिया। तो उसमें से कुछ न कुछ बनाएंगे। तो वनस्पति तोड़ने के लिए वनस्पति में, और कल बहुत अच्छा दिन था। और ये बुधवार के दिन बहुत अच्छा है। बुधवार के दिन एक चित्रा नक्षत्र आ रहा है, बहुत अच्छा चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये गोरखमुंडी बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक दूसरे द्रव्य के बारे में भी बता रहा हूँ बीच में, कि बीच में छूट ना जाती। ये मैं बता रहा हूँ, ये द्रव्य है, जल द्रव्य है। कोई बात नहीं, ये पानी को कोई ये सामान्य चीज न समझे। पानी को कोई कोई सामान्य नहीं, वो एक द्रव्य है। पीने का पानी है, वो द्रव्य है। और पानी अभी जो पानी मिल रहा है म्यूनिसिपालिटी का पानी आता है, म्यूनिसिपालिटी का पानी आता है, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट होकर आता है। मान लो हम अहमदाबाद में रहते, तो अहमदाबाद में रहते तो भरूच से नर्मदा का पानी आते, भरूच से अहमदाबाद आते तक उसमें बहुत सारी अशुद्धि आती है, फिर ट्रीटमेंट वो केमिकल ट्रीटमेंट से पसार होकर आता है, तो वो इतना काम नहीं होता। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो पानी जो होता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो चित्रा नक्षत्र है तो सुबह सुबह में है, करीब 2-3 घंटे तक है। किसको पूछना है तो मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। तो आंखों के लिए बेहतरीन है, बहुत सालों से हम कर रहे हैं।
तो इस दिन को ये पानी इस तरह से उसका नेत्र में ड्रॉप्स डालने चाहिए, एक साथ 8 10 12 ड्रॉप्स डालने चाहिए उसका। केवल पानी का ड्रॉप्स डालो तो भी आंखों के लिए बहुत फायदा करते हैं। देखिए मान लो किसी इंडस्ट्री में एमोनिया वायु लीक हो गया था तो आंखों में तकलीफ हो गई थी, तो तात्कालिक वहाँ के ऑप्थोलॉजिस्ट ने जाकर पानी की धारा कर दी, तो उसको जो भी मजदूर लोग थे उसको जो आंखों में जलन थी उसमें फायदा रहा। तो ये जो पानी है वो भी एक प्रकार का चक्षुष है। पानी के लिए भी इतना अच्छा लिखा गया है कि पानी नाशनम लमहरम मूर्छा पिप्सापम तंद्रा सर्दी विबंध हद हद इंद्रा। तो इस दिन आप बुधवार के दिन जब चित्रा नक्षत्र आए तो उसको पानी का ड्रॉप्स जरूर डालें, आंखों को फायदा होगा। जब की वजह से आंखें खराब आते हैं तो हमारे पॉल्यूशन की वजह से धुआं उठता है और डस्ट उठती है तो आंखों में तकलीफ खराब रहती है। तो ये पानी डालने से त्रिफला का अच्छा ग्रेन्यूल्स है, त्रिफला का पात है, उसको छान कर 2 बार छान लो और उसके 6 6 ड्रॉप्स डालो उस दिन, वो भी अच्छा है। आपके पास और नहीं है तो गाय का घी भी डाल सकते हैं। तो उस दिन चित्रा नक्षत्र है तो नक्षत्र के अनुसार बुधवार के सुबह में आप डालें तो ये अच्छा है। तो ये मैं बोलना चाहूँ तो मैंने बीच में आपको बता दिया कि नक्षत्रों का प्रभाव द्रव्यों पर बहुत अच्छा रहता है। तो ये पानी भी एक अच्छा द्रव्य है और चक्षु से इफेक्ट रहती है। तो खास ध्यान रखें गोरख मुंडिक में कि उसके आसपास गोए अम्ल की भृंगराज होते हैं, उसको 6 7 बार धोना है। और कई बार 6 7 बार धोने से भी मिट्टी नहीं मिलती है, मिट्टी उसमें से निकलती नहीं है, क्योंकि ये जमीन में ये कादव कीचड़ होता है वहां पे ये उगती रहती है। और खेतों में भी जहाँ पे बहुत पानी होता है वहां पे रहती है गोरख मुंडी। और 6 बार 6 7 बार उसको धोने रहते हैं। और फिर उसको बहुत सावधानी पूर्वक कूटना होता है। उसको कूटना हो रहता है, उसका डबल प्रोसीजर होता है। एक बार कूट लो, मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड करो, एक बार उसको छान लो। जैसे ही छान लेते हैं तो उसमें से जो पहली बार का जो पाउडर निकलता है वो निकाल देना है। वो हम घर में अपने आप पेशेंट को नहीं दे सकते क्योंकि उसमें बैंडिट मटेरियल आ जाते हैं, तो वो हम पेशेंट को नहीं दे सकते, हम खुद उसका उपयोग कर सकते हैं। तो फिर उसका जो दूसरी बार का जो उस ग्रेन्यूल्स बन जाए, उस ग्रेन्यूल्स बनने के बाद फिर उसका इस तरह का ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, बहुत अच्छे ग्रेन्यूल्स, ग्रीन कलर के ऐसे बिल्कुल इतने अच्छे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। उसमें सुगंधी होती है, विशिष्ट प्रकार की सुगंधी होती है। बार बार बनाओगे तो आपको इसकी सुगंध की पहचान हो जाएगी। और फिर उसको आपके पास मिक्सर है, उसमें 5 आपने जार रखी है तो एक जार से दूसरी जार, दूसरी जार से तीसरी जार, ऐसे कर दे। चटनी जार भी आपने 3 4 रखी है तो उसमें घुमाते रहो और इस तरह से माइक्रो पाउडर बना दो। ये माइक्रो पाउडर ये बन गई। और ये आपको संजीवनी आपने बना ली है। आपने ये एक प्रकार की संजीवनी है, एक मुंडी, इसका नाम मुंडी है, लेकिन आचार्य गोरखनाथ ने उसका बहुत उपयोग किया था, इसलिए उसका नाम गोरख मुंडी, उसने बहुत फायदा लिया था। और जब पुराने वैद्य मिलते हैं तो इतनी तारीफ करने से थकते नहीं है गोरख मुंडी का। और उसका जो पाउडर बनता है उसको बटर पेपर में पैक करके रखते हैं तो इतना अच्छा बढ़िया लगता है। बटर पेपर जब पेशेंट खोलता है तब भी उसको बहुत बढ़िया अच्छा रहता है। तो 3 3 4 4 ग्राम के 5 5 ग्राम के उसको रखना चाहिए। देखिए, आप संजीवनी बनानी है तो आप असह्य रोगों को मिटाना है तो संजीवनी बनानी है। ये रसायन औषधि है। ये जो आंवला है, हरित की है, पिपली है, ये सारे गुडुच, ये सब रसायन है। तो ये उसमें से संजीवनी बनानी तो मंत्र जाप करना चाहिए। ज्यादातर वैद्यराज जितने भी वैद्य होते हैं वो स्पिरिचुअल होते थे और मंत्र जाप करना चाहिए। कोई भी ओमकार वाला मंत्र था, मान लो ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण हरि ओम, ओम क्लीम सूर्याय नमः, सूर्यदेव का मंत्र, ओम गम गणपते नमः, कोई भी मंत्र है इस तरह ओमकार वाला जो बीज मंत्र है उसका रोज जाप करना चाहिए। वैद्य को खुद को जाप करना चाहिए। रोज की 27 माला करे, 54 माला करे, 81 माला करे या 108 माला करे। हो सके तो 12 दिन का, नहीं तो 24 दिन का, 36 दिन का, 48 दिन का, इस तरह का अनुष्ठान करे। और जब ऐसी औषधियां बनाते
बनाते हैं, औषधि बनाते समय उस मंत्र का जाप करें। मान लो ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय का जाप करते करते या थोड़ा सा उच्चारण करते करते उस औषधि बनाते समय उसका जाप करें, औषधि का पैकिंग करते समय जाप करें। तो ये उसका तो ये शब्द मंत्र जाप है, तो उसका वो शब्द है नित्य है, उसका वो कभी विनाश नहीं होते। तो ये जो जो आपने जो मंत्र बोले हैं, तो मंत्र वो उस औषधि में आ जाते हैं, और जैसे ही वो औषधि कोई रोगी लेते हैं, तो रोगी की जैसे अंदर जाते हैं, तो वो रोगी के अंदर एक ये जो औषध ये मंत्र है उसका विनाश नहीं होता, वो एक प्रकार के विस्फोट करते हैं, सारी ग्रंथियों को स्टिमुलेट करते हैं। हमारे अंदर जो भी ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं उसको एक्टिव करते हैं, नेगेटिव मॉलिक्यूल्स रिमूव करते हैं, और बड़ी बड़ी बीमारियों को रिमूव करने में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। एक प्रकार की संजीवनी बनानी है तो इस तरह के मंत्र जाप करके बनाना चाहिए। दूसरा एक आरोग्य का मंत्र है ओम हंसम हंस। ओम हंसम हंस एक आरोग्य का मंत्र है, रोज उसकी 2 माला करनी चाहिए हर एक लोगों को। इससे भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा रहती है। दूसरा एक आरोग्य का मंत्र है अच्युतानम गोविंद नाम उच्चारण 20,000 नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदामि हम। इसको 108 बार सिर पर हाथ रखने से स्वास्थ्य में लाभ होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों की बातों को कभी नकारना नहीं चाहिए। तो इस तरह से करने से औषधियाँ है, औषधि ये संजीवनी बनती है। ये गोरख मुंडी है, बड़ी बड़ी व्याधियों में काम आती है। ये गोरख मुंडी के बारे में लिखा है कि मुंडी तिक्ता कटुपाके वीर्योष्णा मधुरा लघु मेद्या गंड अपची क्रुच क्रूमी योनि अर्ति पांडुनुत स्लीपद अरुचि अपस्मार प्लिहा मेदो गुद अर्ति हतम। तो इस तरह से वो ये जो है तिक्त रस वाली है, कटु विपाक वाली है, उष्ण वीर्य वाली है, उसका डायरेक्ट असर मेद धातु और कफ दोष पर है। और ये उसकी जो इफेक्ट है आज के जमाने में मैं कहूँ तो इट इज एंटी कन्वल्सेंट है, बिल्कुल अच्छी बात है। एंटी कैंसर एक्टिविटी है, हाइपोलाइपिडेमिक है, और ये आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो बिल्कुल नॉर्मल आएगा। हाइपोग्लाइसेमिक है, ये डायबिटीज में तो बेहतरीन से बेहतरीन औषधि है। एनाल्जेसिक है, बहुत सारे पेन को रिमूव करती है। वो मेद्या है, मेमोरी को एनहेंस करती है, और इतनी सारी औषधियां हैं। ये आज के बड़ी बड़ी औषधियों में ये काम आती है। ये जो ब्रेन ट्यूमर में, ब्रेन के ब्रेस्ट कैंसर में, ओवरी सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, इसिपोगल कैंसर, ऐसे बड़ी बड़ी औषधियों में ये काम आ सकती है। जल्दीबाजी से कीमोथेरेपी नहीं लेना चाहिए, रेडियोथेरेपी नहीं लेना चाहिए। और बहुत अच्छी तरह आपने बना लिया है, वैद्य ने बनाया है, तो ये बड़ी बड़ी बीमारी में काम आ सकती है। ये जो उसमें उसके आमायिक प्रयोग भी बहुत सारे लिखे गए हैं गोरख मुंडी के। लेकिन अफसोस की बात ये है कि गोरख मुंडी को बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो एक गोरख मुंडी को उसको मेद्या बताया गया है, तो ब्रेन पर उसका सचमुच में कुछ अच्छा इफेक्ट तो है। और ये कई प्रकार के सिरसल को भी दूर करते हैं, अपस्मार को भी दूर करते हैं। तो ये ब्रेन ट्यूमर में जरूर काम की चीज है। और उसमें ऐसा बताया कि स्लीपद अरुचि अपस्मा स्लीपद और ऐसे बड़े कलगंड अपची लिम्फ ग्लैंड एनलार्ज हो, इन सभी में जहां भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो, कि किसी भी प्रकार के एबनॉर्मल ग्रोथ हो, तो उसमें काम कर सकता है। तो ये बहुत बेहतरीन औषधि है। और अच्छे कैंसर में अकेली इसका काम नहीं होता है, लेकिन तिक्त रस वाली औषधियाँ भी बीच बीच में देनी पड़ती है, जो ज्वरक न हो और जो कैंसर पर भी काम कर सके। जरूरत पड़ने पर अशुद्ध बल्ला तक का भी उपयोग करना चाहिए, शुद्ध बल्ला तक का भी उपयोग करना चाहिए, अशुद्ध बल्ला तक का भी उपयोग करना चाहिए। गुड़ अदरक प्रयोग का भी बीच बीच में उपयोग करना चाहिए, त्रिफलाक्वाद का भी उपयोग करना चाहिए, चरक सेना त्रिफलाक्वाद और शिलाजित का भी उपयोग करना चाहिए, और तिक्त रस वाली औषधि का उपयोग करना चाहिए। यह प्रमेय में भी बहुत अच्छी उपयोगी है। जो लोग अति मात्रा में भोजन करते हैं, बार बार भोजन करते हैं, जो पशु के वक्त भोजन करते हैं, खाने के जो लालची होते हैं, ऐसे लोगों को प्रमेय होते हैं, ऐसे उन लोगों को डायबिटीज होते हैं। लोग चाय दिन में 2 बार 3 बार चाय पीते हैं, इन लोगों को होता है। तो ये अच्छी तरह से आप इसकी अच्छा पूरी बना लिया है आपने गोरख मुंडी।
और गोरखमुंडी लेना है, साथ में उषादी चूना है, दिवादी चूना है, इस तरह जो पावर वाली हरिद्रा है उसका भी प्रिपरेशन लेना है। और जो थिक रस वाला जो पानी है वो भी पीते रहना, और अच्छी तरह पथ्य पालन करें। जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करना है, ऑयल बंद करना है, ऐसे फ्रूट्स खाना बंद करना है जिससे शुगर बढ़ती है। जैसे मैंगो है, सीताफल है, कोई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ऐसे नहीं। और बॉइल्ड ग्रीन ग्राम, मूंग, पका मूंग है, मूंग का सूप है, मूंग की दाल का ढोकला है, और गेहूं के आटे में जौ का आटा मिलाकर रोटी बनाए, गेहूं के आटे में मूंग की दाल का आटा मिक्स करके रोटी बनाए। और अभी अगले महीने से परवल का सीजन चालू हो जाएगा तो परवल की सब्जी खाए। और इस तरह जो भी पपीता है, जो भी औषधि, जो भी आहार उपयोगी है, इस तरह की आहार उपयोगी ऐसा पथ्य पालन करते रहे, और इस तरह की औषधि ले तो ब्लड शुगर में काफी अच्छा काम करता है। तो ये गोरखमुंडी बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसमें बहुत सारी ऐसी औषधियाँ एक्टिविटी पाएगी। एंटी कैंसर है, हाइपोलिपिडेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक, एनाल्जेसिक, और बहुत सारे कैंसर में हमारे अभी बहुत नौजवान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तो ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, और इस तरह के केसेस अब आजकल बहुत है। ब्रेस्ट कैंसर के भी केसेस बहुत है, ब्रेन ट्यूमर के भी केसेस बहुत है। तो जरूर गोरखमुंडी को ध्यान रखें। बराबर। तो समय की मर्यादा देखते मैं अभी इतना विराम करता हूँ। धन्यवाद। कोई किसी को भी कोई सवाल है तो जरूर पूछना, और कोई सजेशन हो तो मैं जरूर पूछता। मैंने कंटकारी, गोक्षुर और कपिकच्चू और बहुत सारी औषधि के बारे में मैंने बताया, इंद्रजो के बारे में। किसी का कोई उसमें कोई सजेशन हो, या किसी ने कोई प्रयोग किया हो, कोई सफलता मिली हो, तो जरूर शेयर करो, और जरूर बात को शेयर करो। धन्यवाद। प्रणाम सर, आपका बहुत बहुत आभार। इतनी अच्छी जानकारी एक संजीवनी औषध गोरखमुंडी के विषय में हम सभी से साझा करने के लिए। जल भी एक द्रव्य औषध के रूप में काम में लिया जा सकता है। यह भी सर, एक मेरा आपसे प्रश्न था कि सर आपने बताया कि चित्रा नक्षत्र में हमें द्रव्य को प्रयोग करना चाहिए, जल के प्रयोग के बारे में आपने बताया। तो किसी भी औषध को हमें क्या चित्रा नक्षत्र में प्रयोग करने से उतना ही लाभ होता है? चक्षु से इफेक्ट के लिए बहन जी? जी जी। चक्षु नेत्रों में के उपयोगी के लिए, हमारी आंखों को अच्छा करने के लिए, और चित्रा नक्षत्र में अंजन करने से फायदा है। तो और भी बहुत तीक्ष्ण औषधियाँ, लेकिन तीक्ष्ण औषधियाँ आपस में मिले बिना करना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो जल है तो जल है, निर्दोष है, तो जल है। त्रिफलाक्वाथ, अच्छे ग्रेन्यूल से त्रिफलाक्वाथ, उसको 2 बार छान लो, उसके जो पानी डालो, गाय का घी डालो, तो इस चित्रा नक्षत्र को करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आंखों में बहुत फायदा है। ये नक्षत्र का प्रभाव रहता है। जैसे पुष्य नक्षत्र में आप औषधि का ग्रहण करते हैं और पुष्य नक्षत्र में बनाते, तो उसका अलग प्रभाव रहता है। जैसे चित्रा नक्षत्र का एक आंखों पर प्रभाव है। धन्यवाद सर। मैं आज की व्याख्यान माला को आगे बढ़ाते हुए, मैं आज की मुख्य प्रवक्ता मैडम डॉक्टर मनीषा खत्री मैम का संक्षिप्त परिचय आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। आप डॉक्टर मनीषा खत्री, श्रीमान जेके डॉक्टर ऑफ श्रीमान जेके खत्री हैं। आप वर्तमान में पीजी डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर, श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुरुक्षेत्र में अभी कार्यरत हैं। आपके कई राष्ट्रीय जर्नल में आपके आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं, और आपने CCIM सिलेबस के अनुसार आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें अभिनव रचना एवं क्रिया शारीर, निदान चिकित्सा एवं पथ्य अपथ्य, न्यू आयुर्वेदिक शारीर क्रिया विज्ञान, ये सभी इसी में शामिल हैं। आपने BMS 2005 में NDDY कॉलेज से पूर्ण करी हैं। आप अभी वर्तमान में PhD भी कर रही हैं। मैं आज के इस व्याख्यान माला के विषय आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ स्किन डिसऑर्डर के लिए इस व्याख्यान हेतु आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, आप इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे जानकारी साझा करें। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद डॉक्टर अवंतिका जी। यहाँ उपस्थित सभी सभाजनों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ विश्व आयुर्वेद परिषद की एवं डॉक्टर हेतल दवे मैडम की
कि उन्होंने मुझे यहाँ मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया और मुझे मेरे विचार साझा करने के लिए कहा। मैं साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ हमारे वाइस चांसलर सर का, जो हमेशा ही मुझ में अपना विश्वास दिखाते हैं और मुझे नित नए अवसर प्रदान करते हैं। आयुर्वेद को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित कराने हेतु जो NIA ब्रांच ने स्टडी सर्कल 2015 से शुरू किया है और अनवरत रूप से यह चल रहा है, उसके लिए इस कार्यक्रम से जुड़े सभी आदरणीय जनों को मैं बधाई देती हूँ। वे विशेष बधाई के पात्र हैं। और इसी श्रृंखला में आज का जो मेरी व्याख्यानमाला है 279वीं, उसका विषय है आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स। मैं एक बार स्लाइड्स शेयर करती हूँ। क्या ये स्लाइड्स विजिबल हैं? नहीं मैडम, स्लाइड विजिबल नहीं है। नहीं मैम, अभी विजिबल नहीं है। ओके, मैं एक सेकेंड रुकिए। अब विजिबल है? नहीं मैम। शेयर की हुई है मैंने। विजिबल है क्या स्क्रीन पर? डॉक्टर साहब पहले प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करिए और फिर वो जो नीचे से जो स्लाइड है ना उसको अप करके क्लिक करना पड़ेगा। हाँ जी जैसे मैम। हमने पहले किया था ना, वैसे एक बार ट्राई करिए। हाँ जी। शेयर का ऑप्शन नहीं है। ये नीचे प्रेजेंट नाउ है ना डॉक्टर साहब, प्रेजेंट। हाँ, मैंने किया है वो प्रेजेंट नाउ। जैसे पहले हो गई थी, जैसे पहले किया था ना वैसे ही करना है बस। जी जी, वैसे ही कर रहे हैं। हाँ जी। दोबारा कर देखती हूँ मैं एक बार। शेयर के ऑप्शन पे आइकन पे वो नहीं आ रहा है। शेयर ये अभी भी नहीं हुआ क्या मैम शेयर? अभी तो नहीं हुआ है। अरे यहाँ पे ये जो शेयर का इसमें आ रहा है ऑप्शन के ऊपर। मनीषा मैम, एक बार आप लेफ्ट करके वापस से ज्वाइन करो मीटिंग और फिर ट्राई करो। ओके, ठीक है दीक्षा जी। मैम आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए एक बार, मनीषा मैम।
मनीषा मैम अभी करेंगे ज्वाइन दोबारा। मुझे लगता है मैडम को कुछ दिक्कत आ रही है, तो तब तक हम कुछ ऐसे ही विषय आपके सामने रखते हैं। आप सभी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो उस समय का हम सदुपयोग करते हुए, दीक्षा कुछ आप बोलिए बेटा, मैडम का फोन है, मैं एक बार बात कर लूं। दीक्षा। दीक्षा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा सा कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण अभी मनीषा मैडम ज्वाइन करने में कुछ असुविधा हो रही है। वो थोड़ी सी देर में हमें ज्वाइन करेगी। और मैं जो एक डेली प्रैक्टिस में बहुत उपयोगी बात जो मुझे आजकल समझ में आ रही है, उसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ कि बहुत समय से जो क्रॉनिक डिसीज की कंडीशन रहती है, वहां अभी हमने पाया कि बहुत ज्यादा लोग कर्ड और प्रिकल, है ना, दही और अचार का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। आप सोचिए कि भाई उसको 30 साल, 25 साल, 9 साल और 12 महीना। तो मैं आप सभी विद्यार्थी जो बहुत अच्छे चिकित्सक बनना चाहते हैं और कुछ प्रैक्टिशनर भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप पेशेंट की डेली रूटीन, दिनचर्या जो है उसके बारे में आपको जरूर पूछना चाहिए। कई बार हम सीधा
कोई भी औषध का इवैल्यूएशन करने में लग जाते हैं कि जैसे हमने मंजिष्ठा सारीवा रक्त शोधक के रूप में दी है, या फिर अश्वगंधा बल्य वर्धन और वात शामक के रूप में दिया है। नो डाउट उस औषध का इतना ही कार्य है और वो वैसा ही करता है, मगर जो नकारात्मक भाव आहार के रूप में या विहार के रूप में और नो डाउट मानसिक भाव के रूप में अगर उसमें उपस्थित रहते हैं, तो वहां हमें उस भाव को भी निराकरण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि मैंने अभी जिस हिसाब से मुझे खासकर अचार से भी ज्यादा दही मिल रहा है निदान के रूप में, तो मैं एक सोच रही हूँ कि उसके ऊपर तो एक प्रोजेक्ट ही होना चाहिए कि जैसे जहां शरद ग्रीष्म और वसंत में गर्हितम बताया और न नक्तम दधि भुंजेत, इस विषय पे अगर हम 100 200 500 स्टूडेंट 500 पेशेंट्स का अगर हम कोई स्टडी करते हैं, तो मैक्सिमम मुझे मिलेगा, मुझे लगता है कि भी दही ही रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। तो मैं चाहूंगी कि हम द्रव्य का जहां औषध का इफेक्ट की बात करते हैं, तो वहां हमें किन नकारात्मक भावों के कारण ये औषध का रिजल्ट उतने दिन में और उतनी मात्रा में नहीं आता है, उसके लिए हम बहुत अच्छी तरह से उस विषय का भी प्रयोग कर सकते हैं। खासकर जैसे मैं गायनेकोलॉजी से संबंध रखती हूँ, तो अश्रिक दर में मुझे बहुत ज्यादा वही मिलता है कि जहां पेशेंट को मीन्स ऐसा है कि किसी ने बताया ही नहीं है और अंत में बल्कि यूट्रस सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेसिया अथवा तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग और अंत में इवन 5 से 9 साल तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर रहने वाली भी महिलाएं हैं कि जो कहीं ना कहीं हिस्टेरेक्टोमी नहीं चाहती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम सारे आयुर्वेदिक चिकित्सक समाज में ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या और सामान्य भोजन एवं जल ग्रहण संबंधी जो नियम है उनका अगर हम प्रचार प्रसार सही तरीके से करते हैं, तो ये बात शुरुआत में फैलाने में बहुत दिक्कत आएगी, मगर कुछ समय के बाद में वो आग की तरह फैलेगी कि ये सच में कहीं ना कहीं रोगों को उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं औषध की एफिकेसी को भी कम करता है। अलग से उसका रिकरेंस का जो एक प्रोबेबिलिटी बनती है वो भी उसको बढ़ा देता है। तो ये इस तरीके से हमें यहाँ कोशिश करनी चाहिए कि हम उन भावों का निराकरण करें कि जो कहीं ना कहीं नकारात्मकता को पैदा करते हैं, और हम सकारात्मक रूप से उस औषध के इफेक्ट के लिए हम तैयार हो सकते हैं। इसी तरीके से एक और मनीषा मैडम ने ज्वाइन किया। लग नहीं रहा है अभी मनीषा मैडम आए हैं। मैं मनीषा बोल रही हूँ मैडम। ये मेरे ईमेल आईडी से नहीं ज्वाइन हो रहा, और फोन पे मैंने हस्बैंड के ईमेल आईडी से ज्वाइन कर रही हूँ तो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली मैं भी बहुत ज्यादा आईटी की बातें तो नहीं जानती। मेरा ईमेल आईडी बीच में ऐसा आया था पॉपअप कि मनी खत्री मेरा ईमेल आईडी है और उसको वो ऑफ कर दिया गया है। तो एक पॉपअप आया था, आप एक बार चेक कर लीजिए। एक्चुअली मुझे इतना पता नहीं, अभी इस वाले से पॉसिबल है तो कर लीजिए डॉक्टर साहब। मैम ये फोन है, मैं देखती हूँ इससे स्क्रीन शेयरिंग कैसे होगा, मैं देखती हूँ, 1 मिनट। आप या आप ऐसे करिए कि अगर जैसे मैं ना आपके व्हाट्सएप पे मेरा ईमेल भेजती हूँ तो वो मैं शेयर कर दूंगी। मैम मैं पीपीटीज आपको मेल कर देती हूँ, तो आप लोग चला दीजिए वहां से। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। फोन पर ही, हाँ फोन पर ही बोल दूंगी। ठीक है जी, मैं करती हूँ, है ना। आप हाँ जी आप मेल भेजिए मैम, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। हाँ जी, मैं भेजती हूँ जी।